हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका अविनाश सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट सेकेंड ऑफ साइंस 2 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमारा पेज नंबर 3 तक हुआ था। अभी आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट और मेरे चैनल को भरपूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Evidences of evolution. Collective thinking upon all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. देखिए, evolution की जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि अभी रुक चुकी है, अभी भी वो चालू है। शायद हम जब लाखों साल बाद पृथ्वी पर देखेंगे तो इंसानों का स्वरूप भी बदला हुआ होगा, नए नए प्राणी जन्मे हुए होंगे, नए नए प्लांट्स आ गए होंगे। तो इवोल्यूशन की प्रोसीजर जो है वो अभी भी चालू है। However, it needs proof to prove it. Following are various proofs available in support of the theories mentioned above. Proofs क्या है वो देखेंगे। Morphological evidences मतलब external appearance से क्या evidences है वो देखेंगे। Observe the following images and note the similarities between animal images and plant images. देखिए, ये कुत्ता है, ये भेड़ है और ये फॉक्स है। तो देखिए, हर किसी के 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, इसको भी 2 कान है, 2 कान है, 2 आंखें है, 1 मुंह है, 1 नाक है। देखिए, ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, पत्ते ग्रीन है सभी के। तो ऐसी सिमिलरिटीज है। वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब नोज, नाकपुड़ा, एंड ईयर पिनिये, पिनिये मतलब नाक का ये हिस्सा, ये जो पत्ते जैसे होते हैं वो, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स, वेयर एज सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर लाइक लीफ शेप। देखिए, लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन मतलब वेन्स जो होते हैं लीव्स में। देखिए, ये वेन्स है ना, ये उसमें, उसे कहते हैं लीफ वेनेशन। लीफ पेट्यूल, पेट्यूल मतलब देठ असतं ना पानाचं, त्याला पेट्यूल म्हणतात, एटसेट्रा। ऑकर्स इन केस ऑफ प्लांट्स. This indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. इनके बीच जो सिमिलरिटी है उससे हमें पता चलता है कि उनका एंसेस्टर जो है, पूर्वज जो है वो एक ही कॉमन हुआ होगा, ऐसा लगता है। एनाटॉमिकल मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जो एविडेंसेस है वो देखते हैं। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper of whale and patagium of bat. Patagium मतलब जिसका जो विंग होता है बैट का, उसे पैटाजियम कहते हैं। तो देखिए, ये ह्यूमन हैंड है, ये कैट का सामने का पैर है, पैटाजियम विंग है बैट का, वटवागुल, और ये है व्हेल का फ्लिपर। ठीक है, इनमें से वैसे देखा जाए तो इतनी सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो थोड़े एक दूसरे के साथ वो सिमिलर है। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। ये व्हेल में तैरने के लिए यूज किया जाता है, बैट में उड़ने के लिए, कैट में छलांग लगाने के लिए। ह्यूमन हैंड जो होता है वो काम करने के लिए अलग अलग होता है। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स. However, there is similarity in structures of bones and bony joints in organs of each of those animals. उनके जो बोन के joints है उनमें बहुत ही similarity है हर एक एनिमल में। This similarity indicates that those animals may have common ancestor. Can you tell? 1. Which are the different organs in body of organisms? देखिए, कौन से organs होते हैं हमारी बॉडी में। किडनीज होते हैं, लीवर होता है, स्टमक होता है, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, ऐसे बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं।
सेकेंड, इज ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। देखिए हार्ट का काम होता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन, फिर स्टमक का काम होता है डाइजेशन। ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अपेंडिक्स हमने देखा, विजडम टूथ देखा, तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ यूज नहीं होता, वो नॉन यूजेबल हो जाते हैं, वेस्टिजियल जिन्हें कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखेंगे उसके बारे में। डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। देखिए एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि नए बदलते एनवायरनमेंट के साथ नए ऑर्गन्स जो है वो तुरंत नहीं बनते, धीरे धीरे कई सारी पीढ़ियां जाने के बाद वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। ठीक है, इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन, हाउएवर some structure under different situation may become useless और even harmful। देखिए कभी कभी एक सिचुएशन में जो यूजफुल ऑर्गन है वो दूसरे सिचुएशन में हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. It takes thousands of years for a structure to disappear। हजारों वर्ष लगते हैं नए ऑर्गन्स को डेवलप होने में या पुराने ऑर्गन्स को, वेस्टिजियल ऑर्गन्स को नष्ट होने में। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, it may be functional in other organisms, that is it is not vestigial in other organisms। देखिए हम में जो वेस्टिजियल्स हो सकते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स वेस्टिजियल हो सकते हैं वो बाकी कई सारे ऑर्गेनिजम्स में काम करने वाले ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, वो उनके बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं होते। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब जो खाना चबाकर और जो इंटेस्टाइन में जो फर्मेंटेशन के द्वारा नए नए प्रोटीन्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स म्हणजे रवंथ करणारे प्राणी, एनिमल्स दैट कैन रीगर्जिटेट द फूड। आप अपना खाना पेट से बाहर निकालकर फिर से उसे चबा चबा कर फिर से निगल सकते हैं, वैसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं, जैसे गाय, भैंस वगैरह। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना, ईयर पिना मतलब ये इसे ईयर पिना कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन। देखिए हम में ईयर पिना का कोई फंक्शन नहीं है, हम ईयर पिना हिला नहीं सकते, ईयर को हिला नहीं सकते, लेकिन बाकी एनिमल्स जैसे गाय, भैंस, कुत्ता वगैरह कान को हिला सकते हैं, उनमें वो यूजफुल होते हैं, लेकिन हम में वो यूजफुल नहीं होते। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन monkeys फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिना। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, कॉकिक्स। देखिए हमारे इसमें वर्टिब्रल कॉलम के आखिरी छोर पर एक कॉकिक्स नाम का बोन होता है, वो टेल का शुरुआत का बोन होता है ऐसे माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसका यूज नहीं है हमारे इसमें। विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए ईयर मसल्स यहाँ पर होते हैं छोटे से, जिनका यूज नहीं होता। विजडम टीथ पीछे के दांत, टेल बोन ये वाला कॉकिक्स जिसे कहा जाता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स। देखिए यहाँ पर कई सारे पिक्चर्स है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी मतलब प्राचीन काल में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी स्टडी करना, उसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो प्राचीन काल के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में स्टडी करने के बाद जो एविडेंसेस आए हैं वो देखते हैं इवोल्यूशन का, हमें कैसे पता चलता है उनसे। अ क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड दैट व्हिच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, हाउ कैन वी टेल दिस। देखिए हजारों साल पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते थे पृथ्वी पर, लाखों वर्ष पहले, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ।
large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano etc. देखिए पुराने ज़माने में जो एनिमल्स वगैरह रहते थे वो उन पर फ्लड के कारण वगैरह, महापूर के कारण या फिर अर्थक्वेक के कारण वो ज़मीन के नीचे गाड़े जाते हैं। वोल्केनोस के कारण, लावा इरप्शन के कारण वो गाड़े जाते हैं, तो उनके बोन्स वगैरह जो है वो वैसे के वैसे शेप बना लेते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। उनका एक स्टैम्प बन जाता है मिट्टी पर, और वो मिट्टी सॉलिडिफाई होती है और उनसे रॉक बनते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फॉसिल्स। तो वो जब हम ज़मीन खोदते हैं तब वो फॉसिल्स कई बार हमें पाए जाते हैं, तो उनसे पता चलता है कि उस समय में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते थे। जितना नीचे जाएंगे हम उतने पुराने एनिमल्स है, ऐसा माना जाता है। Remnants and impressions of such organisms remain preserved underground. These are called fossils. Study of fossils is an important aspect of study of evolution. Fossils की study करना evolution का एक महत्वपूर्ण पहलू है। Carbon consumption of animals and plants stops after death, and since then only decaying process of C14 occurs continuously. देखिए एक रेडियो एक्टिव कार्बन होता है C14 जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। किससे आता है वो? प्लांट्स को कंज्यूम करने से वो बॉडी में आता है। तो वो क्या होता है कि जब हम कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, एनिमल या प्लांट, तो उसके बाद वो नया कार्बन का सप्लाई बंद हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होते जाती है। तो हाफ लाइफ जिसे बोलते हैं, आपको 11th-12th में जाने के बाद पता चल जाएगा, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव की मटेरियल्स के हाफ लाइफ होती है, तो वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो वो जितना कम उतना पुराना फॉसिल, ऐसा माना जाता है। तो उससे हमें पता चलता है C14 आइसोटोप का प्रमाण कितना है, उसमें क्वांटिटी कितनी है, उससे हमें पता चलता है कि वो फॉसिल कितने साल पुराना है। In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 मतलब normal carbon, non-radioactive, changes continuously as C12 is non-radioactive. The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. This is कार्बन डेटिंग मेथड। उस मेथड को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, मतलब कार्बन के द्वारा तारीख का पता लगाना। It is used in paleontology and anthropology. एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव वंश शास्त्र, इंसानों के बारे में, उन इंसानों का कैसे इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, once the age of fossil has been determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates. Vertebrates मतलब जिनमें vertebral column होता है वो invertebrates से धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, ऐसा हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए ये जितना नीचे जाएंगे उतने प्राचीन ऑर्गेनिजम्स हमें पता चलेंगे। ये स्टार्टिंग में इनवर्टिब्रेट्स बने थे ये, ठीक है, एम्फीबियंस वगैरह, पाइसेस मतलब मछलियां, उसके बाद मैमल्स बने, एव्स मतलब बर्ड्स, और मैमल्स मतलब जो हमारी फैमिली है वो। ठीक है, तो ऊपर वाले जो होते हैं वो नए होते हैं प्राणी, और जितना नीचे जाएंगे उतना पुराने होते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। Carbon dating method is based upon the radioactive decay of naturally occurring C14 and it is developed by Willard Libby. He has been awarded with Nobel Prize of 1960 for this invention. The age of the materials determined by this method are published in the journal Radiocarbon. ये साइंटिस्ट है जिन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड की खोज की थी। कनेक्टिंग लिंक्स, देखिए कभी कभी क्या होता है कि नए प्राणी जो है, नए फैमिली के प्राणी जो है वो पूरे डेवलप होने से पहले उसके 50% प्रीवियस फैमिली और 50% नए फैमिली, ऐसे कुछ दोनों प्रॉपर्टीज होने वाले एनिमल्स होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। ये एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम जब चैप्टर देखेंगे आप तब आपको पता चलेगा। 6th चैप्टर जो है एनिमल क्लासिफिकेशन,
उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा डिटेल में। अभी हम शॉर्ट में देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व। देखिए ये डक बिल प्लैटिपस है, ये लंग फिश है और ये पेरिपेटस है। ये कनेक्टिंग लिंक्स है। इसमें आधे प्रॉपर्टीज नए एनिमल्स के होते हैं और आधे प्रॉपर्टीज पुराने एनिमल्स के होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉलो, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स by which they can be related to two different groups। दो अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं वो, लेकिन प्रॉपर्टीज उनमें दोनों अलग ग्रुप्स के होते हैं। hence they are called connecting links। एग्जाम्पल इन पेरिपेटस, पेरिपेटस नाम का एक प्राणी है। कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, मतलब डिवाइडेड बॉडी जो होते हैं, बॉडी के डिविजन्स होते हैं ना, देखिए ऐसे एनिमल्स, ये डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें डिवाइडेड है बॉडी। वर्म्स वगैरह जो होते हैं उनमें डिवाइडेड होती है बॉडी, तो उन्हें कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, क्यूटिकल जो है वो थिन होता है। एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पैरापोडिया मतलब जो छोटे छोटे पैर होते हैं ना, इन्हें कहते हैं पैरापोडिया। तो पेरिपेटस में सेगमेंटेड बॉडी होती है, थिन क्यूटिकल होते हैं और पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं। सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैकियल रिस्पिरेशन। ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, मतलब श्वास नलिका जिससे श्वास लिया जाता है, रेस्पिरेशन करते हैं, उसको ट्रैकिया कहते हैं। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, मतलब ब्लड ओपनली फ्लो होता है बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो होता। सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स, ये प्रॉपर्टीज जो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आर्थ्रोपोड्स की है, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा फैमिली के होते हैं वो। और ये सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल वगैरह होता है वो एनेलिडा फैमिली के होते हैं। इनके बारे में आपको एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ठीक से पता चलेगा। अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं वो एनेलिडा फैमिली के होते हैं और आर्थ्रोपोडा के कॉकरोच वगैरह होते हैं। इन दोनों के प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं पेरिपेटस में। दिस इंडिकेट्स दैट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, जैसे कि मैंने बताया। Similarly, duck-billed platypus lays eggs like reptiles but shows relationship with mammals। देखिए mammals जो होते हैं वो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, अंडों के द्वारा जन्म नहीं देते, लेकिन रेप्टाइल जो होते हैं वो अंडे देते हैं। तो duck-billed platypus जो होता है वो अंडे देता है एक्चुअली, लेकिन मैमल्स की तरह उसमें दूध देने वाले ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे मैमरी ग्लैंड्स जिन्हें कहा जाता है, और बॉडी पर उनके हेयर्स भी होते हैं। मैमल्स के बॉडी पर ही हेयर्स होते हैं, लेकिन डक बिल प्लैटिपस अंडे देता है और उसके बॉडी पर हेयर्स होते हैं। ऐसे दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं, रेप्टाइल्स के भी और मैमल्स के भी ऐसे होते हैं। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग लंग फिश। देखिए फिश होने के बावजूद लंग फिश जो होता है वो लंग से रेस्पिरेशन करता है। बाकी जो फिश होते हैं वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन लंग फिश जो होता है वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। तो वो अर्धवट मतलब आधा डेवलप हुआ जिन्हें कहते हैं। These examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes। Amphibious मतलब आधे पानी में और थोड़े कभी पानी में कभी जमीन पर रहने वाले एनिमल्स, उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। जैसे फ्रॉग होता है ना, उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। रेप्टिलियस मतलब जो सरपटणारे प्राणी ज्याला म्हणतात, सांप जैसे रेंगते हुए प्राणी। Observe and discuss. Carefully observe the stages of embryonic development of some animals in figure 1.10। देखिए यहाँ पर एम्ब्रियोज मतलब जो अंडों के अंदर या माँ के पेट के अंदर जो गर्भ होता है वो उनके डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए गए हैं अलग अलग प्राणियों के। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है। देखिए फिश है, ये सैलामेंडर है, सालामेंडर। टॉर्टॉइज है, ये कछुआ है। चिकन, पिग, काऊ, रैबिट और मैन। अगर इनके फर्स्ट स्टेज देखेंगे आप तो एकदम ही सिमिलर है, एक दूसरे के साथ बहुत ही सिमिलर है। सेकेंड स्टेज में वो थोड़े थोड़े अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, और थर्ड स्टेज में वो काफी अलग हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। इनसे भी हमें पता चलता है कि हमारा एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, क्योंकि एम्ब्रियो सारे एक जैसे ही है फर्स्ट स्टेज में।
Embryological evidences. Comparative study of embryonic developmental stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages and those similarities decrease gradually. देखिए स्टार्टिंग में सारे एम्ब्रियोज एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, बाद में वो थोड़े थोड़े अलग होते जा रहे हैं. Similarities in initial stages indicate the common origin of all these animals. देखिए हमारा ह्यूमन बच्चा जो होता है, इंसानी बच्चा, उसके भी जो डेवलपमेंट होते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि हम दूसरे एनिमल्स से डेवलप हुए हैं. फॉर एग्जांपल पहले माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो तैरता हुआ होता है यूटेरस में. बाद में वो बच्चा बड़ा होते होते जब पैदा होता है तब स्टार्टिंग में वो चार मतलब हाथों पर और पैरों की मदद से चलता है, मतलब चार पैरों पर चलता है. तो उससे हमें पता चलता है कि पहले हम जो है वो चार पैरों वाले प्राणियों से बने हुए हैं. बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होता है, दो पैरों पर चलने लगता है और बाद में फिर बोलने लगता है वगैरह. मतलब बोलने वाले इंसान जो है वो बाद में बने. डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens he published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. जो भी सबसे फिट होगा वो जिएगा और वो आगे बढ़ेगा, ऐसी उसने थ्योरी रखी. For this purpose Darwin had published a book titled Origin of Species. उसने Origin of Species नाम की किताब लिखी. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. मतलब सारे प्राणी जो होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भरपूर तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, भरपूर बच्चे पैदा करने की उनकी टेंडेंसी होती है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स कॉम्पीट विथ ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर. सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे के साथ जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन में होते हैं. इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशंस इसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन. जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप में जो बदलाव करवा लेते हैं, मॉडिफिकेशंस करवा लेते हैं, जो आवश्यक होते हैं, वो कॉम्पिटिशन जीत लेते हैं और वो जिंदा रहते हैं. However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. जो फिट होते हैं सबसे ज्यादा वही ऑर्गेनिजम्स आगे की पीढ़ी के लिए नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और वो नई स्पीसीज के तौर पर वो प्रेजेंट किए जाते हैं और बाकी के जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. तो नए ऑर्गेनिजम्स नए प्रॉपर्टीज के साथ पैदा होते हैं और उनके साथ नई स्पीसीज बनती है और वो उनके अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बनते हैं. डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. However, some objections were raised against the theory. Some of main objections are, इसके खिलाफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस के खिलाफ भी कुछ ऑब्जेक्शंस खड़े किए गए. वो क्या है वो देखेंगे. नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. कई सारे लोग कहते हैं, कई सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि केवल और केवल नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार फैक्टर नहीं है, बाकी दूसरे फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स भी जरूरी होते हैं इवोल्यूशन के लिए. डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस. कई बार क्या होता है कि यूजलेस मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते. फिर वो चेंजेस क्यों आते हैं बॉडी में, क्यों वो मॉडिफिकेशंस आते हैं जो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, इसका उत्तर डार्विन के पास नहीं है. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस. कभी कभी बदलाव फास्ट आ जाते हैं, कभी कभी स्लो आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में डार्विन कुछ भी नहीं बता पाता. इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन. लेकिन डार्विन का महत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 to 1882. This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor. एक ही
पूर्वज की मदद से आज के जो सारे ऑर्गेनिजम्स है वो बने हुए हैं, ऐसा डार्विन कहता है। ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिवोल्यूशन। लैमार्किज्म, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind these morphological changes is activities or laziness of that organism। देखिए लैमार्क ने ये बताया कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के जो चेंजेस होते हैं वो कई बार इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं वो कई बार किसी ऑर्गन के ओवर यूज के कारण या फिर उसके ना यूज करने के कारण भी हो सकता है। He called this concept as principle of use or disuse of organs। देखिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क 1744 to 1829। Lamarck proposed that the activities of the organisms are responsible for their evolution। These French naturalists proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in next subsequent generations too। तो अगले generations में भी वो बदले हुए जो रूप होता है वो सस्टेन करता है और वो कैरी किया जाता है अगले कई सारे generations तक। Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations। Similarly, shoulders of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movements। उसने ये बोला कि कई सारी जनरेशंस तक ऊंचे जो प्लांट होते हैं उसके पत्ते खाने के लिए लंबी मान करके उन्होंने अपनी गर्दन लंबी करके खाने की कोशिश के द्वारा जिराफ की गर्दन जो होती है वो लंबी होती जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use। जैसे ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमृग, शाहमृग ज्याला म्हणतात मराठीत, और एमू नाम का एक पक्षी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो पक्षी होते हैं इनके विंग्स उनका यूज न किए कारण वो छोटे हो चुके हैं और वो यूजलेस हो चुके हैं। Legs of the birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit। मतलब जो राजहंस और बतख जो होती है उनके पैर जो है वो मॉडिफाई हुए हैं क्योंकि पानी में तैरने के लिए, वो पानी में रहते हैं इसलिए, और स्नेक्स के पैर गायब हो चुके हैं क्योंकि वो मिट्टी के अंदर बिल में रहते हैं इसलिए वो गायब हो चुके हैं। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब वो एक्वायर किए हुए कैरेक्टर्स है, कमाए हुए, एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लैमार्किज्म, इसे लैमार्किज्म कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected। तो ये तो एक्सेप्ट किया था कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं कई सारे एक्टिविटीज के कारण और डीजनरेशन, लेकिन उनका ट्रांसफर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को होता है, ये रिजेक्ट किया गया। Because it had been verified by many times that modifications brought in us are not transferred to next generation, and thereby Lamarck's theory was disproved। इसके कारण लैमार्क की थ्योरी रिजेक्ट की गई, अगले जनरेशन को ऐसे प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो पाते ऐसा प्रूव किया गया है, इसलिए लैमार्क की थ्योरी रिजेक्ट की गई। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कलेक्ट द पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ मंकीज फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट पर जाइए, विकिपीडिया पर या गूगल पर जाइए और टाइप्स ऑफ मंकीज टाइप कीजिए, स्पीसीज ऑफ मंकीज टाइप कीजिए, आपको अलग अलग टाइप के जैसे लेमूर्स होते हैं, गोरिल्ला होते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे कई सारे मंकीज के प्रकार आपको पता चल जाएंगे, आप देख सकते हैं। स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कारण नए नए स्पीसीज बनते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल प्रोडक्शन। ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर स्पीसीज जो होती है वो स्पेसिफिक कंडीशंस में ग्रो करती है।
Their food habitat, reproductive ability and period is different. However, genetic variation is responsible for variation of new species from earlier one. तो जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण, जीन्स में वेरिएशन होने के कारण, जीन्स में बदलाव होने के कारण जो होता है नए स्पीसीज बनते हैं. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolation also leads to speciation. मतलब अगर किसी आइलैंड पर कोई एनिमल्स वगैरह बहुत हजारों वर्षों तक रहते हैं तो उनमें भी कई सारे मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, अलग स्पेसीज जैसे बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोल्ड रीजन्स में रहने वाले जो ह्यूमंस है, कई सारे रेसेस है ह्यूमंस में भी. कोल्ड रीजन्स में रहने वाले जो ह्यूमन होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, फेंट कलर की स्किन होती है उनकी. जहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन्स पर रहने वाले जो होते हैं, अफ्रीकन रीजन्स में वगैरह, वहाँ पर ब्लैक डार्क स्किन वाले होते हैं. जहाँ पर थोड़ी ठंड होती है, थोड़ी गर्मी होती है, हमारे जैसे रीजन, वहाँ पर ब्राउन कलर की स्किन होती है. ऐसे कई सारे अलग अलग तरह के ह्यूमंस भी बन चुके हैं क्योंकि उनके आइसोलेशन हो चुका है. मतलब वो अपने अपने इलाके में कई हजार वर्षों तक जैसे कि कैद किए हुए थे. बहुत बड़े ज्योग्राफी के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट नहीं कर पाए. इस कारण ह्यूमन इवोल्यूशन, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. देखिए ह्यूमन का इवोल्यूशन नीचे दिया गया है, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to the modern lemurs. Lemurs नाम के एनिमल्स है, उसके बारे में आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं. Tail of these monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. 4 करोड़ वर्ष पहले उनकी टेल डिसअपियर हो गई, पूंछ जो है वो डिसअपियर हो गई, ऐसा माना जाता है. They developed due to enlargement of brain. Their hands were also improved and thus ape-like animals were इवॉल्व. उनके हैंड्स भी डेवलप हो गए. अपोजेबल थंब हो गया. अपोजेबल थंब मतलब ऐसा थंब जो हाथों के 4 ही बचे हुए उंगलियों को टच कर सकता है, ऐसा थंब. हमारे इंसानों के और बंदरों के हाथों की ये स्पेशलिटी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए हमारा हैंड एबल होता है. मतलब हमारे थंब जो होता है, हाथ का अंगूठा जो होता है, वो हाथ के बचे हुए 4 उंगलियों को टच कर सकता है. ऐसा थंब जो है वो बाकी एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है, बस बंदरों में और इंसानों में ही होता है. वो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इवोल्यूशन में, इंसानी इवोल्यूशन में. Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. ये भी बंदरों के प्रकार है, gibbon and orangutan. Remaining ape-like animals stayed in Africa and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore years ago. Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seems to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating food and other work. धीरे धीरे 2 करोड़ वर्ष पहले से वो जो एनिमल्स थे उन्होंने अपने हाथ अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे खाना खाना, या फिर वैसे उस समय धोते नहीं थे, लेकिन ठीक है अभी तो धोते हैं. चलिए देखिए, एंशिएंट एनिमल्स लाइक लेम्यूस इतने साल पहले 7 करोड़ ईयर्स एगो. फिर इजिप्टोपिथेकस 4 करोड़ ईयर्स एगो. फिर ड्रायोपिथेकस, ये ह्यूमन इवोल्यूशन के बीच के कनेक्टिंग लिंक से ही है, 2.5 करोड़ ईयर्स एगो. रामापिथेकस, इसके जो फॉसिल्स है वो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पाए गए हैं, इसलिए उसका नाम रामापिथेकस ऐसा रखा गया है. 1 करोड़ ईयर्स एगो. बाद में उसके फॉसिल जो है वो उसके जैसे ही अफ्रीका में भी पाए गए. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए गए. 40 लाख ईयर्स एगो. स्किल्ड ह्यूमन जो अलग अलग औजार बनाने लगा, वेपन्स वगैरह बनाने लगा, 20 लाख ईयर्स एगो. फिर मैन विद इरेक्ट पोस्चर, जो खड़ा रह सकता था, इरेक्ट पोस्चर, 15 लाख ईयर्स एगो. निएंडरथल मैन 1.5 लाख ईयर्स एगो. क्रोमैनॉन मैन, जी साइलेंट है,
50,000 ईयर्स एगो, और जो मॉडर्न ह्यूमन है होमो सैपियन वो हार्डली 30 से 40,000 ईयर्स ओल्ड है, ऐसा माना जाता है। Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होते गए ड्राई एनवायरमेंट के कारण। Their lumber bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grasslands and thereby their hands become available for use. धीरे धीरे वो खड़े रहने लगे अपने दो पैरों पर, इसके जरिए उनके दो सामने वाले हाथ जो थे वो बाकी कामों के लिए अवेलेबल होने लगे। These first human-like animals with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago, ऐसा माना जाता है। First record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa. Afterwards, these ape grown up in size and become more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. 40 लाख वर्ष पहले वो डेवलप हुए। देखिए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्टार्टिंग में ह्यूमन ब्रेन छोटा सा था, बाद में उसकी साइज बढ़ते गए और उसके फीचर्स भी बढ़ते गए, उनके क्रेस्ट और ट्रफ उसके ऊपर भी बढ़ते गए, मतलब ये ऐसे जो उबड़ खाबड़ एरिया है वो भी बढ़ते गए। वो जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ एरिया ब्रेन पर उतना इंटेलिजेंट इंसान, ऐसा माना जाता है। The morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo sapiens, जिस स्पीसीज से हम लागू होते हैं वो जिसका जीनस है। ये जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, उसके बारे में आपको एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पता चल जाएगा। About 20 lakh years ago and thus skilled human developed. About 15 lakh years ago human walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. ये चाइना में और इंडोनेशिया में भी थे, ऐसा माना जाता है। Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire. बाद में उस इंसान ने फायर को इस्तेमाल करना सीखा, फायर को मतलब आग खुद से लगाना सीखा, उसको कंट्रोल करना सीखा। Brain of 50,000 year old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as the member of the class wise man, Homo sapiens जिसे कहा जाता है। wise man होशियार आदमी मतलब Homo sapiens. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than the earlier. मतलब पहले 50,000 ईयर्स एगो से के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई इवोल्यूशन की। फिर भी कुछ मिसिंग लिंक्स है ऐसा माना जाता है, और वो अचानक से डेवलप हुआ ऐसा माना जाता है। उसके मिसिंग लिंक्स आज भी नहीं पाए गए हैं। वो कुछ मतलब कैसा बदलाव आ गया अचानक से, वो आज भी साइंटिस्ट को नहीं पता चला चुका है। About 10,000 years ago, wise man started to practice the agriculture. 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। It started to rear the cattle herds and establish the cities. Cultural development took place. Cultures develop होने लगे अलग अलग। Art of writing was invented about 5,000 years ago, and thus the history had been started. Modern sciences emerged about 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago. Industry शुरू हो गई 200 वर्ष पहले। And now we have reached at this stage, and still we are searching the details of roots of human ancestry. इतने हम डेवलप हो चुके हैं आज, लेकिन अभी तक हमारे पूर्वज कहाँ से आ गए होंगे उसके खोज में हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पर हम रुकते हैं इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ भरपूर तरह से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता लगे। ठीक है, थैंक यू दोस्त, आपका दिन शुभ रहे।